हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, हम लोगों ने एमपी पटवारी हेतु फ्री टेस्ट सीरीज की श्रृंखला शुरू की हुई है, जिसमें 500 से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की पारी हम लोग लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर 8 सब्जेक्ट के एक एक करके टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आपको ये टेस्ट में जुड़ना है तो 8 बजे डेली आपको YouTube से जुड़ जाना है। ठीक, आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी #4 पर डिस्कशन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। इसके पहले हिंदी के 3 टेस्ट आ गए हैं, साइंस के आ रहे हैं, एमपी के आ रहे हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट के भी आ रहे हैं। आप उन्हें देखिए और आप इसका मजा उठाइए। तो हम लोग आज के इस सेशन का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची नहीं है। अंबर का पर्यायवाची नहीं है, बताना है साथियों। पायल, परिधान, व्योम, कस्तूरी। आपको मैंने बोला पर्यायवाची नहीं होगा, मतलब यहां पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि अंबर के पर्यायवाची हैं। तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है? ऑप्शन देखिए, पायल, व्योम, परिधान, कस्तूरी। तो इसका सही आंसर है पायल। क्या पायल कभी अंबर का पर्यायवाची हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। परंतु यहां इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपको इसके पर्यायवाची याद करने होंगे। परिधान, कस्तूरी, व्योम, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये है अंबर के पर्यायवाची। ये नोट कर लीजिए, क्लियर है? इसकी व्याख्या अगर करें हम तो पायल का हमारा आंसर क्या हो गया? इसका पायल पर्यायवाची नहीं है। परिधान, व्योम, कस्तूरी ये अंबर के पर्यायवाची शब्द हैं। और साथ ही साथ अनंत, आसमान, आकाश, नभ, गगन इत्यादि ये सब भी अंबर के पर्यायवाची हैं। क्या होता है पर्यायवाची शब्द? जो एक दूसरे के समानार्थी हो, समान अर्थ जिसके आ रहे हो, वो पर्यायवाची कहलाते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप क्लियर हो गया पहला हमारा क्वेश्चन। आज के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय। आप इसे उच्चारण करके बताओगे। जब भी वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है, उसका सीधा संबंध किससे होता है? उच्चारण से। आप कोई भी वर्तनी अब उच्चारण करके बता सकते हो कि वह शुद्ध है कि अशुद्ध है। इसे देखिए, इसमें छोटी की मात्रा है, राष्ट्रीय। इसमें छोटी की मात्रा है और राष्ट्रीय है, टीय। ये राष्ट्रीय, ट्रीय पूरा आ रहा है और यहां पर राष्ट्रीय। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, परंतु आंसर हमारा ये होगा। हमारा टा में ट्रा है, राष्ट्रीय। ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर? इसकी व्याख्या आप लोग नोट कर सकते हैं कि वर्तनी का संबंध सीधा सीधा उच्चारण से होता है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो वर्तनी शुद्ध होगी, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। ये याद रखोगे। मतलब क्या सर, अगर हम उच्चारण करेंगे तो वर्तनी का पता लगा सकते हैं कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। जैसे कि कुछ मैं यहां पर एग्जांपल लेकर के आया हूं, इन्हें आप लोग देख सकते हैं। इन्हें आप लोग नोट भी कर लीजिए। आप क्या अतिथि बोलते हो या अतिथि बोलते हो? अतिथि। तो आंसर सही क्या है? ये वाला अतिथि। ये क्या है? अतिथि। ठीक, तो बोल करके आप पता कर पा रहे हो कि वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है। यहां पर क्या है? परीक्षा। और ये क्या है? परीक्षा। परीक्षा, आधा का छा, ये आधा चा छा। जैसे कि इसी में आप देखोगे, एक आता है कक्षा और एक आता है कक्षा। ये शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये वाला कक्षा क्या है? जो आप पतलून पहनते हो, कक्षा।
और ये कक्षा है, ये क्या है, ये क्लास है। जो आप क्लास बोलते हो ये कक्षा है, कक्षा। तो आप बोल के एक बार देखो, ठीक। ये क्या है, उऋण, और ये उऋण, री ऋषि की मात्रा, री ऋषि आप इसको बोलोगे, ठीक। ये क्या है, श्रीगाल, और ये श्रीगाल। ऐसे ही यहां पर क्या आएगा, श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहां पर आपको ये दो डंडी नहीं खींचनी है, ये गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ एक डंडी लेनी है, ये और ये। और यहां पर एक शब्द बोलना सीखो, जैसे कि होता है प्रकाश, ये हो गया प्रकाश। और अगर मैं पृथ्वी लिखूंगा तो पृथ्वी नहीं होता है, पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी को लिखने का तरीका ये होता है। तो इसको पढ़ना, जब आप पढ़ते हो तो इसको अलग पढ़ोगे। ये प्रकाश है और ये पृथ्वी है। इसको प्रीकाश नहीं बोलते हैं और इसको पृथ्वी नहीं बोलते हैं। ये प्रकाश है और ये पृथ्वी है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है वर्तनी, यहां पर क्लियर है। तो ये ऐसे ही श्रृंगार भी आप लोग याद कर लेंगे, ये सही है। ये श्रृगाल है, ये श्रृंगार है। उज्ज्वल और ये है उज्ज्वल। तो इसमें दो आधा जा है, इसे नोट कर लो। और ये है आकांक्षा और ये है आकांक्षा। तो वर्तनी शुद्ध ये वाली है। क्लियर हो गया। ये वैसा ही है जैसे कक्षा और कक्षा, कक्षा और कक्षा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा ये आंसर जो है, ये उपमा यहां पर नहीं होगा, आप लोग समझ गए, ठीक। तो यहां पे आंसर क्या हुआ हमारा, राष्ट्रीय, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। ये जो रेखांकित वाक्यांश है इसको एक शब्द में बताइए। मतलब अनेक शब्द का एक शब्द में आंसर बताना है। साथियों, जो मैं यहां क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं उसी से संबंधित हैं और आपको इसी तरीके के प्रश्न, इसी लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, तभी आप पटवारी बन पाओगे। पढ़ाई आप कुछ भी कर लो, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का तरीका और क्वेश्चन की जो ये वेटेज है, किस सब्जेक्ट में किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी करिए, ठीक है। अंधाधुंध पढ़ाई करने से सफलता नहीं मिलेगा, सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाइए। क्लियर। यहां पर ऑप्शन क्या है, जीवन जीने की इच्छा को एक शब्द में क्या बोलेंगे, जिजीविषा, चतुरानन, जीविका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप पहले नोट कर लो, जिजीविषा। जिजीविषा मतलब क्या होता है, जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जिजीविषा। और भी बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं यहां पर, जो ऑप्शन हैं उनका भी मतलब आप याद कर लोगे। जो चतुरानन है ना साथियों, चार मुख वाले को चतुरानन बोलते हैं। और हमारे इस पूरे प्रकृति में चार मुख वाला और कोई नहीं, हमारे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, उनको हम लोग चतुरानन बोल सकते हैं, चार मुख वाला चतुरानन। जो हमारा अगला ऑप्शन था जीविका, आपसे पूछा जाता है कि आपकी जीविका क्या है, मतलब आप कौन सी नौकरी करते हो। तो जीविका का अर्थ क्या है, जीवन निर्वाह का साधन। साधन मतलब साधन, नौकरी, आप कौन सी नौकरी करते हो ये वही साधन है। जीवन निर्वाह हेतु कौन सी नौकरी कर रहे हो वही साधन आपकी जीविका कहलाएगी। क्लियर हो गया। तो ये हो गया अनेक शब्द का एक शब्द, और लेवल आपको यही रखना है। इसी तरीके के क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब यहां पर पंक्ति है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग, पैजनी बाजत पीरी कचौटी। ठीक है, यहां पर इस पंक्ति में कौन सा रस है हमें यह बताना है कि कौन सा रस है यहां पर इस पंक्ति में। तो पंक्ति का अर्थ अगर मैं आपको बताता हूं तो आप रस बहुत आराम से बता दोगे। तो सबसे पहले आप इमेजिन करिए श्री कृष्ण का बाल रूप।
श्री कृष्ण जी अपने घर के आंगन में खेलते कूदते हुए आप इमेजिन करिए। अब यहां पर समझिए, धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू, मतलब जो श्री कृष्ण हैं जिनका बाल रूप वो कैसे हैं, अभी धूल से सने हुए सुसज्जित शोभित हो रहे हैं, धूल से सने हुए हैं, और उनकी जो बनी सिर सुंदर चोटी, जो चोटी है वो बहुत ही सुंदर बनी हुई है। ठीक, पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ, श्री कृष्ण जी जो हैं वह धूल से समेटे हुए हैं, अपने पूरे बदन में धूल ही धूल लगा करके रखे हैं, धूल मतलब समझ रहे हो, ठीक, और उनकी जो चोटी है वह बहुत ही सुंदर सुसज्जित दिखाई पड़ रही है। उसके बाद खेलत खात फिरे अंगना पग, मतलब पूरे आंगन में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, छीट रहे हैं, समझ रहे हो। उसके बाद पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, पीरी कछौटी मतलब पीले रंग का वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है, जो उनकी परदन्नी है वो पीले रंग की है, और साथ ही साथ पग पैजनी, पैजनी मतलब पायल, पग मतलब पैर, पैरों में पायल बज रहा है, और पीले रंग का वस्त्र उन्होंने पहन रखा है। ऐसा इमेजिन करने पर आपको एक स्नेह, एक प्रेम की अनुभूति हो रही है। तो जब भी प्रेम की अनुभूति हो, जब भी पंक्तियों को सुन करके प्रेम की अनुभूति हो, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, या तो वो श्रृंगार रस होगा, या तो वो श्रृंगार रस होगा, या तो वो वात्सल्य रस होगा, या तो वो श्रृंगार रस होगा, या तो वो वात्सल्य रस होगा। अगर वो श्रृंगार है, इसका मतलब वहां नायक नायिका का प्रेम होगा, मतलब पंक्तियों में कवि ने नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया होगा। और अगर हमारे कवि ने पंक्तियों में माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया है, मतलब वो प्रेम कैसा होगा, वो प्रेम स्नेह होगा, वो प्रेम कैसा होगा, स्नेह होगा, तब हम लोग वात्सल्य रस को टिक करेंगे। तो इन पंक्तियों को सुन करके, इमेजिन करके हमको वात्सल्य रस का अनुभूति हो रहा है। ठीक, श्रृंगार रस के लिए प्रेम तभी होगा जब नायक नायिका का प्रेम होगा, माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति जो प्रेम स्नेह है वो वात्सल्य रस होगा। नोट कर लीजिए, यहां पर मैंने बताया वात्सल्य रस माता पिता एवं संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाला वात्सल्य रस कहलाता है। स्थायी भाव उसका वत्सला, ये आपको नोट कर लेना है। क्लियर, आंसर हमारा वात्सल्य रस। मैंने लास्ट सेशन में हिंदी के ही टेस्ट में आपको ये स्थायी भाव और रस मैंने लिखवा रखे हैं। आपको हर एक रस का स्थायी भाव याद होना चाहिए, मतलब पंक्ति किस रस का है सुन करके उसका स्थायी भाव, मतलब हमारे अंदर कैसा भाव प्रकट हो रहा है उसे हमको देखना है। तो हमारे पास श्रृंगार रस को जब भी बात करेंगे तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगर हम बात करेंगे हास्य रस का तो इसका स्थायी भाव हास है। अगर हम करुण रस की बात करेंगे तो शोक, रौद्र रस की बात करेंगे तो क्रोध, वीर रस की बात करेंगे तो उत्साह, भयानक रस की बात करेंगे तो भय, विभत्स रस की बात करेंगे तो घृणा या जुगुप्सा, और अद्भुत रस की बात करेंगे तो विस्मय, और शांत रस की बात करेंगे तो वैराग्य निर्वेद। इस लिस्ट को आपको नोट करके याद कर लेना है, डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, अतएव शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी। अतएव शब्द की संधि विच्छेद करना है तो इसकी संधि विच्छेद में आपके ऑप्शन अतधन एव, अतिधन एव, अतिधन एव या अतः धन एव। तो आंसर हमारा क्या होगा, अतः धन एव। क्यों होगा, इसकी व्याख्या देखिए। अतः धन एव मतलब ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अतः अतएव में अतः धन एव, ये आपको याद रखना है। विसर्ग संधि क्या होती है, नोट कर लीजिए कि विसर्ग के बाद में
स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। यहां पर आप देखिए ये विसर्ग है अधः प्लस पतन, तो यहां पर विसर्ग के बाद ये जो प है ये व्यंजन है। यहां पर देखिए वयः धन वृद्ध, ये भी व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, इनका जो मेल होगा, मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा, अधः धन पतन, अधोपत, वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध, ये आपका क्या है, विसर्ग संधि है। व्यंजन संधि मैंने लास्ट वाले टेस्ट में अच्छे से समझाया था, और स्वर संधि भी मैंने समझा रखा है, उसे आप लोग देखिए। ठीक, आज के अगले प्रश्न पर बात करें तो 6वां क्वेश्चन, सुहावना लिखाई छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना लिखाई या छलिया में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के अंत में जुड़े, ठीक, जो शब्दों के अंत में जुड़े प्रत्यय कहलाता है, और अगर शुरू में जुड़ रहा है तो उपसर्ग कहलाएगा। तो यहां पर एक काम करते हैं, अलग अलग करके देख लेते हैं। सुहावना, सुहावना मतलब सुह धन आवना, ये हो गया सुहावना। लिखाई के लिए अगर बात करें तो लिख धन आई, ये हो गया लिखाई। और अगर छलिया की बात करें तो छल धन इया छलिया। अब लास्ट में देखो आवना आ रहा है, लास्ट में देखो आई आ रहा है, लास्ट में देखो इया आ रहा है, तो यही इन शब्दों के प्रत्यय हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आवना, आई और इया, ये हो गए प्रत्यय हमारे सुहावना, लिखाई व छलिया के। क्या क्लियर हो गया? तो इसे नोट कर लीजिए, साथ ही साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसे भी नोट कर लीजिए कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। तो उपसर्ग क्या है? उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, पहले वर्ड पर आपको अंडरलाइन कर लेना है, पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। पहले कौन कौन से शब्द जुड़ सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल, प्र, सु, अति, अधि, अनु, जैसे कि प्रधनहार, प्रहार हो गया, प्रधनहार प्रहार हो गया। प्रत्यय की एग्जाम्पल आपको पता ही है, जो अंत में जुड़े, ये सब प्रत्यय ही तो हैं। आवना, आई, इया, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। और शब्द का अर्थ बदल दिए। ठीक, शब्द के उपरांत जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाते हैं। और एग्जाम्पल लिख लो, ता, औना, अन, अत, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए। तो प्रत्यय उपसर्ग से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसे आपको ढंग से पढ़ लेना है। संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, 1, 2, 3 भी बन सकते हैं। समास विग्रह से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये वो टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर उन्हीं प्रश्नों का डिस्कशन चल रहा है। आज के अगले प्रश्न पर चर्चा करें। निम्न में से अव्ययी भाव समास बताइए। अब देखो समास आ गया और उसमें क्या बताना है? अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास की विशेषता क्या होती है कि जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय हो। प्रथम पद, जो फर्स्ट पद है वो प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। आज मैं आपको ट्रिक से सारे समास याद करवा दूंगा, 6 के 6 समास हैं। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है भरपेट। विद्यालय नहीं है, कनफटा नहीं है, मनमाना नहीं है, इसका आंसर भरपेट है। जो भरपेट में भर है, भर ये आपका आगे अव्यय है, यही जुड़ रहा है इसमें, और ये प्रथम पद है। तो आगे इसका व्याख्या देखिए कि भरपेट में अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है पेट भरकर। बोलते हैं ना, भरपेट खा लीजिए, मतलब पेट भर के खाना खा लीजिए, यही बोला जाता है आपको। तो यहां पर समास क्या है, अब यहां पर डिटेल में समास की व्याख्या कर रहा हूं, नोट कर लेना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। इसमें 6 आपके समास हैं। इसको पहले शॉर्ट में नोट कर लो कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद मतलब प्रथम पद प्रधान हो।
प्रथम पद प्रधान है अव्ययी भाव समास। अगर उत्तर पद प्रधान है, मतलब दूसरा वाला पद अगर वो प्रधान है तो तत्पुरुष समास। अगर उत्तर पद प्रधान है द्विगु समास। अगर उत्तर पद प्रधान है तो कर्मधारय समास। तीन समास ऐसे हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा। कौन कौन से? सर तत्पुरुष, सर द्विगु और सर कर्मधारय। कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है। सबसे पहले यही याद कर लिया। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान है। सर द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो। कौन? दोनों पद। और बहुब्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो। वाह सर। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद, तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय में उत्तर पद, द्वंद्व में दोनों और बहुब्रीहि में कोई भी नहीं। यहां अन्य पद प्रधान होगा। सबसे पहले ये नोट कर लो। कर लिया। अब और अच्छे से व्याख्या इसकी समझो शॉर्ट में ट्रिक के साथ। अगर शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होगा, अगर शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होगा तो साथियों कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अगर उपसर्ग है, जैसे यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिवर्ष, भरपेट, यहां पर यथा क्या है? यथा क्या है? उपसर्ग है। प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग शुरू में जुड़ता है। ठीक। आजन्म, आ जो है ये क्या है? उपसर्ग है। प्रतिवर्ष, प्रति जो है उपसर्ग है। और भरपेट, भर ये हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा क्वेश्चन ही था। और अनजाने, जाने अनजाने, अन ये हो गया हमारा उपसर्ग। क्लियर? आपको याद हो गया। और शुरुआत कैसे हो सकती है उपसर्ग? और क्या क्या हो सकते हैं? अ, आ, अन, यथा, प्रति, प्र, भर, इन शब्दों से स्टार्ट होगा शब्द, तो बिना देखे हम मार देंगे क्या? अव्ययी भाव समास। ऐसे याद करो, लिस्ट बनाओ, एक पेज में चिपकाओ दीवार पे, उसको बढ़िया रिवाइज करो। ठीक। तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं। तत्पुरुष समास में एक चीज याद रख लो, इसमें कारक शब्द जुड़ेंगे। कारक शब्द, अभी मैं कारक को भी डिटेल में समझाऊंगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सारी चीजें जो हैं कारक शब्द, इसको अभी मैं लिस्ट याद करवाऊंगा। तो अगर समास विग्रह करने पर को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, ये सारे शब्द आए, इन शब्द को कारक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम कारक शब्द कहते हैं। ये अगर आते हैं समास विग्रह करने पर तो हम सीधा सीधा तत्पुरुष समास बोलेंगे। ठीक। उदाहरण के लिए देखो, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को वर्ड आया तो हम बोलेंगे गगन चुंबी किसका हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। अगर हम बोले रस भरा, रसोई घर, ऋण मुक्त, गंगा जल, नरोत्तम, ये सारे सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और उसके अलावा समास के उत्तर पद की विशेषता भी बताई जाए। उत्तर पद की विशेषता कैसे? इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से भी याद किया करो। कभी कभी समास, संधि हमको डेफिनेशन से नहीं याद होती है, एग्जाम्पल से याद होता है। तो यहां पर देखो, नील कमल, नील कमल, तो नील कमल में अगर आप कमल की बात करो, कमल, कमल कैसा है? कमल कैसा है? कमल नीला है। कमल की विशेषता बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है? कमल की विशेषता बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है? कि कमल कैसा है। अगर आ जाए कैसा है, कैसे का अगर जवाब मिल जाए कि कैसा है, सर नीला है, अगर कैसा का जवाब मिल जाए कि सर उसकी विशेषता क्या है, नीला है, तो हम बोल देंगे सर कर्मधारय समास होगा। ऐसे आपको समझना है। ठीक है। मृग नयन, जिसका नयन मृग के समान हो, मृग नयनी, मृग नयनी, हिरण के नयनों के समान वाली। ठीक है। मतलब हम उसके नयन की विशेषता कर रहे हैं, आंखों की विशेषता बता रहे हैं कि उसकी जो नयन है, आंखें हैं, वह कैसी हैं? हिरण के जैसी हैं। तो इस तरीके की विशेषता अगर बताई जाए तो कर्मधारय समास। महाकवि, कवियों में जो महान है, एक कवि जो कवियों में महान है, वह उसकी विशेषता बता रहा है, तो यह भी किसका हो गया? कर्मधारय समास। आई होप समास क्लियर है। 3 समास क्लियर हो गए। अगले समास पर चर्चा करते हैं। नोट कर लो। अगला क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो और द्वंद्व हो।
दोनों पद प्रधान हो, सिंपल सी बात है। द्वंद्व मतलब वो उससे अपोजिट हो, द्वंद्व कर रहा है, द्वंद्व हो रहा है। जैसे कि माता पिता अपोजिट है, द्वंद्व कर रहे हैं, दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान पिता भी प्रधान। ठीक, यही एकमात्र समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, छोटा बड़ा, भला बुरा, रात दिन, ये सारे के सारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं द्विगु समास की। तो समास का पहला पद संख्या हो, पहला पद संख्या हो, क्लियर क्लियर, जैसे कि पंचवटी, 5 वटों वाला, चौराहा, 4 रास्तों वाला चौराहा। पहला पद क्या है? पंच, चौरा मतलब 4, त्रिकोण, 3 कोण हो जिसमें, मतलब 3, मतलब ये क्या है? संख्या है। त्रिभुवन, षट रस, 9 ग्रह, ये सारे के सारे आप देख पा रहे हो। प्रथम पद क्या होगा? एक नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि द्विगु समास है। नंबर होगा तो द्विगु समास, दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के, एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे होंगे, द्वंद्व, वो हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व और द्विगु में अंतर मत, डिफरेंशिएट कर लोगे, अब कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास एकमात्र समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ना तो प्रथम ना तो द्वितीय, यहां किसी तीसरे पद प्रधानता की बात होगी। उदाहरण, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका मतलब गणेश जी, गणेश जी की बात कर रहा है। यहां कहीं गणेश जी लिखा क्या? नहीं है, मतलब बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 सिर वाला मतलब रावण, मतलब रावण, तो यहां पर तीसरे व्यक्ति को प्रधानता दी जा रही है, तीसरा पद प्रधान है, वहां पर हम बोलेंगे बहुब्रीहि समास। चक्रधर, त्रिलोचन, ये सारे के सारे समास आई होप आपको क्लियर हो गए, याद भी हो गए, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, एक पेज में स्टिक करो, चिपका दो। ठीक, आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन क्या है? एक पंक्ति है, इसमें हमको क्या बताना है? अलंकार बताना है कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों की मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस पंक्ति में कवि ने किस अलंकार की बात की है? तो आपको याद रखना है, यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जब आप इन पंक्तियों का मतलब निकालोगे तो आप पाओगे कि यहां पर अतिशयोक्ति की बात की जा रही है। कैसे की जा रही है? देखो, बांधा था विधु को किसने, यहां पर बात कर रहा है मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग, मतलब जो नायिका है उसकी जो मांग है वो मोतियों से भरी हुई है। कवि ने वर्णन किया कि यहां पर उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, मुख विधु या चंद्रमा के समान है। अतिशयोक्ति हो रही कि नहीं हो रही? क्लियर है। काली जंजीरों से केस, मतलब उसके बाल कैसे हैं? काली जंजीरों जैसे। आप देखते हो बालों को, आप गूंथते हो तो वो जंजीर की आकृति बनती है कि नहीं बनती है? तो यहां पर कवि कह रहे हैं जो केश हैं वह काली जंजीरों सी जैसी हैं, और जो उनका मुख है वह चंद्रमा के जैसा है, और जो मणि वाले फड़ियों से मोती भरी मांग। अब देखो, मांग में लड़कियां हैं वो अलग अलग टाइप की चीजें लगाती हैं, तो जिस तरीके से नाग के मणि होती है, मणि उसको लगाया हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इन पंक्तियों में जो कवि हैं वह बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे जो आंसर होगा वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आज का अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम रूप आद्रक होगा? आद्रक होगा, फिर से मैं आपको बता दूं, तत्सम तद्भव रटे होने चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर आप ऑप्शन क्या क्या है? अदरक, आद्र, अदरक, अदरक। तो उसका सही आंसर क्या है? आद्रक का सही आंसर होगा अदरक, मतलब तत्सम रूप क्या होगा? अदरक। ठीक, इसे नोट कर लो, इसकी व्याख्या हम लोग अच्छे से करते हैं। सबसे पहले तत्सम क्या होता है नोट कर लीजिए कि ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया गया है, मतलब आज भी उन्हें संस्कृत भाषा के शब्दों में ही उपयोग कर रहे हैं हिंदी में, और अगर हम लोग संस्कृत के शब्द को
परिवर्तन करके हिंदी में अगर यूज कर रहे हैं तो वो तद्भव होंगे, मतलब जिन्हें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं वो समान है, तो वो तत्सम। जिसमें परिवर्तन कर रहे हैं, संस्कृत को हिंदी में बदल लिया हमने, वो हो गए तद्भव। एग्जाम्पल देखो, आम्र, क्या आप आम्र बोलते हो? अभी आम्र को आम बोलते हो? आम जो हो गया वो आज का लैंग्वेज हिंदी का हो गया, तद्भव हो गया। आम्र जो है ये संस्कृत हो गया, ये तत्सम हो गया। वैसे यहां आग देखो, आग जो है आप बोलते हो ना आग लग गई, अग्नि लग गई, ऐसा बोलते हो क्या? अग्नि लग गई नहीं, तो आग जो है ये हिंदी का शब्द है जो कि कहां से आया है? अग्नि से आया है। अग्नि जो है वो हो गया तत्सम, आग जो है वो हो गया तद्भव। इसे नोट कर लो, बाकी के भी एग्जाम्पल याद कर लेना। यहां पर जो हमारा आंसर है वो हो गया अदरक, यह तत्सम है किसका? आद्रक का। ठीक है, आद्र का अन्य विकल्प जो है हमारे, एक तो हो गया क्या? एक हो गया आद्र और एक हो गया अदरक और अदरक। ये सारे क्या हैं? इसमें से आद्र मतलब होता है गीला, नमी। आर्द्रता आपने वर्ड सुना होगा, तो उसका मतलब क्या होता है? नमी, गीला होना। ठीक, परंतु यहां अदरक और अदरक ये कोई शब्द ही नहीं होता, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ये वर्तनी यहां पर गलत है, गलत वर्तनी के शब्द हो गए। अदरक होता है, अदरक नहीं होता है, ख नहीं होता है, क होता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, वह पत्र लिख रही है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह पत्र लिख रही है, यहां पर जो अंडरलाइन है रेखांकित अंश, इसमें कारक बताना है कि कौन सा कारक है, कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक। यहां पर पत्र लिख रही है, लिखना, लिखना यहां पर क्या हो गया? ये हो गया लिखना जो है, ये हो गया क्रिया। लिखना जो है हो गया क्रिया। वह लिख रही है, ये हो गया कर्ता। ठीक, पत्र लिख रही है, पत्र हो गया पत्र लिखना, ये हो गया हमारा कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये चीज क्लियर होना चाहिए। जो करने वाला कर्ता क्या कार्य कर रहा है वो क्रिया, और किसके लिए कर रहा है कर्म क्या है वो कर्म हो गया। वह स्कूल जाता है तो जाना हो गया क्रिया, वह हो गया कर्ता, कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है, कर्म हो गया। ठीक, ये क्लियर है। अब ये पूछ रहा है पत्र लिख रहा है, तो इसमें कारक बताना है। तो ठीक, यहां पर होगा कर्म कारक, पहले नोट कर लो। कर्म कारक, सारे कारक याद करवा दूंगा आज, चलो नोट कर लो उसको। आगे देखो, कारक क्या है? क्रिया को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करने वाला शब्द या फिर चिन्ह कारक कहलाता है। कारक क्या है? ये एक चिन्ह है या एक शब्द है जो कि क्रिया को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में मदद करता है। क्रिया को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में मदद करता है। ये 8 प्रकार के होते हैं, यहां आप समझो, यहां समझो बहुत बढ़िया तरीके से। कारक का नाम, कर्ता कारक, कर्म कारक, चिन्ह, ये सारे। तो इस तरीके से याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये आपको याद रखना है। ये वाले जो शब्द हैं ये कारक चिन्ह हैं, यही आपको पूछेगा कि ये कौन से कारक हैं। अगर ने की बात करेंगे तो कर्ता कारक है, अगर हम को की बात करेंगे तो कर्म कारक है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें सारे कारक को एक्सप्लेन किया गया है। देखो कैसे, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक, तो यहां पर देखो राम जो है कर्ता है, तो राम ने वर्ड आया तो ये यहां पर आ गया कर्ता कारक, यहां पर आ गया कर्ता कारक। किसको मारा? तो रावण को मारा, रावण को मारा, तो रावण को जो है ये हो गया कर्म कारक। यहां पर क्लियर है? इस तरीके के सेंटेंस आएंगे, अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा कौन सा कारक है। तो राम ने अगर पूछा तो बोलोगे कर्ता कारक, और रावण को पूछेगा तो बोल देना कर्म कारक। किससे मारा? धनुष से मारा। किससे मारा? धनुष से मारा। तो राम ने
रावण को धनुष से मारा। तो धनुष से वर्ड में अगर अंडरलाइन करेगा तो करण कारक बोल दोगे कि ये करण कारक है। राम ने रावण को धनुष से मारा, किसके लिए मारा? तो सीता के लिए मारा। किसके लिए मारा? सीता के लिए मारा। तो एक लाइन क्या बना? राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए मारा। तो सीता के लिए जब के लिए आए तो आपको बोल देना है संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक, यहां तक आपको क्लियर है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आई होप क्लियर है। इसके बाद अपादान में फिर से आ गया। यहां पर ऑलरेडी से था, करण में से था, यहां अपादान में फिर से आ गया। तो यहां पर आपको याद रखना है जब कोई चीज अलग हो रही हो और उसमें से लगा हो तो अपादान कारक होगा। नहीं समझ में आया? उदाहरण देखो, सीता वृक्ष से फल तोड़ रही हैं। तो वृक्ष से तोड़ रही हैं मतलब उससे अलग कर रही हैं तो अपादान कारक आएगा। यहां पर धनुष से मतलब उपयोग करा, मतलब द्वारा, धनुष के द्वारा रावण को मारा। दोनों में से है, यहां पर अलग हो रहा है चीजें और यहां पर उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा मारा। धनुष से मारा, वृक्ष से तोड़ा। तो अगर द्वारा वाला आए तो आप बोलोगे करण कारक और अलग हो रहा है तो आप बोलोगे अपादान कारक। आई होप क्लियर है यहां तक? ठीक। अगर शब्द में का की के आए तो संबंध कारक, जैसे सीता राम की पत्नी है तो की आ गया तो संबंध कारक, संबंध बता रहे हैं, है ना। राम सीता के पति हैं तो के आ गया, संबंध कारक। क्लियर। अब बात करते हैं अधिकरण कारक। अगर में पर आ जाए तो अधिकरण कारक, अगर हे अरे आ जाए तो संबोधन कारक। संबोधन करते हैं हे भगवान, ये अनर्थ क्या हो गया? तो हम संबोधन कर रहे हैं भगवान को, हे भगवान, अरे यार क्या कर दिया तुमने, संबोधन कर रहे हैं। तो आई होप आपको कारक आज क्लियर हो गया। हमारा आंसर आपको पता चल गया? नोट कर लीजिए, आंसर हमारा कर्म कारक। ठीक है, तो हमारे सारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी लेवल के क्वेश्चन भर भर के लगाना है, कहीं से भी लगाओ, क्विज की प्रैक्टिस करो। ठीक, बाकी के भी हमारे वीडियोस आप लोग देख लो। अगर आपको इस तरीके के और प्रश्न लगाना है तो हमारे ऐप पे जाकर के इंस्टॉल करके हमारा एमपी पटवारी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसी तरीके से एक्सप्लेन्ड है, बाइलिंगुअल में है, लेटेस्ट पैटर्न पर है, 20 प्रीवियस ईयर है, 150 सब्जेक्ट वाइज है, 15 FLT, 12 MP GK है। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई गई हैं, बहुत ही मजेदार है। ठीक, लाइक शेयर, अगर मजा आ रहा है कंटेंट में, शेयर दबा के करिए साथियों, सपोर्ट पूरा चाहिए मुझे, तभी मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा और मैं साइंस का जो डर खत्म कर रहा हूं उसकी सीरीज आगे बढ़ाऊंगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाइए। ठीक, बाकी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ, PDF यहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहां पर 500 क्वेश्चन वाली भी और बाकी के जो हमारे थ्योरी चल रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा सेशन मजा आया। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।